लिए निस्सज्जनों के लिए एक ही पॉलिसी बने। आप 50% कर दीजिए, 50% स्टेट गवर्नमेंट 50% केंद्र दे देगी, 60% दे तो बहुत बड़ी आपकी कृपा है हमारे ऊपर। पर सवाल है कि सरकार को आगे आना चाहिए सोशल सिक्योरिटी के अंदर। हम हजारों स्कीम बनाते हैं तो आदमी भूखा सोएगा क्या मतलब है? हमने कहा भूखा कोई नहीं सोएगा। बोले कहते घर है, जो अध्यक्ष जी ने कहा कोरोना में जो काम हुआ राजस्थान का मान सम्मान पूरे देश में दुनिया तक गया, भीलवाड़ा मॉडल में गया। तो क्यों नहीं हम लोग, अगर सबको विचार में लिया हम लोगों ने, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। यही शब्द काम लिया अभी सुप्रीम कोर्ट ने 8-10 दिन पहले। इस देश में कोई भूखा नहीं सोए, उन्होंने भी बात कही है और इसका मतलब ध्वनि निकली है उनसे। और पूरी भारत सरकार के लिए एक सुप्रीम कोर्ट का कमेंट को आधार बना करके पूरे देश में लागू करना चाहिए सोशल सिक्योरिटी। महीने में उनको पहले 2000 मिले, 3000 मिले, जो इंडेक्स है आपका ये महंगाई का, उसको देखते हुए कॉन्फ्रेंस लगाना चाहिए। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था, राजस्थान स्टेट जो है मॉडल स्टेट बनता जा रहा देश के अंदर। मोदी जी का मॉडल क्या था वो तो वो जाने, उनका काम जाने। हमारे दृष्टिकोण से वो मॉडल कोई था ही नहीं, उनकी मार्केटिंग थी। और मार्केटिंग फिर आ गई, वो सोशल मीडिया में आ गई, आईटी में आ गई। जो राजीव गांधी का सपना था आईटी का, कंप्यूटर का, इंटरनेट का, उसका किसी ने उपयोग किया है तो मोदी जी ने किया है। मुझे कहते संकोच नहीं है कि राजीव गांधी के सपने का उपयोग किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है, क्योंकि पैसे की कमी उस वक्त भी नहीं थी। प्रधानमंत्री नहीं बने तब भी उनकी पार्टी में कोई रिसोर्स की कमी नहीं थी। बड़े बड़े उद्योगपति जिनके नाम लेते रहते हैं राहुल जी, कोई कमी नहीं रखी। इसलिए जम करके उन्होंने हजारों बंदों को बैठा दिया सोशल मीडिया में, और जिस रूप में उन्होंने कैंपेन चलाया वो तो एक पूरी हिस्ट्री है, किताब लिखने वाली बात है। तो कहने का मतलब कि वो ये हो गया। पर मैं आपको कह सकता हूँ, अगर कोई पत्रकार, लेखक या साहित्यकार जो जेलों में जाते हैं आजकल, अगर आप सच लिख दो, आलोचना कर दो सरकार की, तो आप बता दीजिए आप देशद्रोही हो, राजद्रोही हो। ये कहाँ जा रहा देश? इस चिंता वाली बात है, क्योंकि आप जो बिरादरी बैठी मेरे सामने, और ये बिरादरी एक सी है, अलग अलग भूमिका हमारी सबकी। भूमिका अलग अलग हो सकती है, चाहे एजुकेटिव हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे लेजिस्लेटिव हो, सबकी भूमिका अलग हो सकती है, चौथे स्तंभ की भूमिका अलग हो सकती है, परंतु सब संविधान की रक्षा हो, इसमें सब एक मत है देश के अंदर। आज संविधान की रक्षा हो रही है क्या? ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का क्या हो रहा है? जुडिशरी कितनी प्रभावित हो रही है इन लोगों से, दबाव के अंदर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हिमाचल चुनाव अलग करवाएगा और गुजरात चुनाव अलग करवाएगा। क्यों करवाएगा? तो कहने का मतलब कि देश बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। वो संकट वो नहीं है कि सीमा पे युद्ध चल रहा हो और संकट में हम घिरे हुए हो। ये संकट उससे खतरनाक है, उसमें हमारे बहादुर सैनिक मुकाबला कर लेंगे, इतना सक्षम देश हो चुका है। ये संकट जो है ये देश को खोखला कर देगा। इसकी चिंता राहुल गांधी को है। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, जो संविधान के मूल आधार है, वो संकट में है आज। लोग समझ नहीं पा रहे हैं। कोई धर्म के नाम पे बात कर लो, नारे लगा दो। गौ माता की बात अभी अध्यक्ष ने कही आपको, हिंदुस्तान पहली सरकार मेरी थी पिछली बार सेकंड टर्म में, मैंने गौ सेवा के लिए अलग विभाग बना दिया। मैंने बनाया डायरेक्टरेट, वसुंधरा जी नाम लिख दिया, उसका विभाग तय किया। आज 9 महीने का हम दे रहे हैं गौशाला अनुदान, इतने खुश है गौशाला वाले। तो हम मार्केटिंग नहीं करते वोटों के लिए, हम मार्केटिंग नहीं कर रहे, वरना हम तो उनसे ज्यादा काम कर रहे हैं गौशाला के लिए। तो फर्क इतना ही है कि हमारी जो रास्ता है, कल भी राहुल गांधी ने कहा था, कांग्रेस का रास्ता जो प्रिंसिपल पॉलिसी प्रोग्राम, हमारे लिए वो ज्यादा मायने रखता है। संविधान की रक्षा करना मायने रखता है, लोकतंत्र मजबूत रहे ये मायने रखता है। वो लोग जो उल्टा चल रहे हैं वो उनको मुबारक है और सत्य बोलते हैं। अभी मैं
यह प्रदर्शन में एक खड़ा व्यक्ति मिला, अध्यक्ष जी सब साथ थे आप लोग, 6 लाख का कर्जा माफ हुआ, 6-8 लाख का कर्जा माफ हुआ उसका। और झूठ बोलते वो कर्जा माफ ही नहीं किया राजस्थान में। इतने झूठे लोग हैं ये लोग, इतने झूठे लोग हैं कि आप झूठ क्यों बोलते हो? राजनीति में हो, अपनी विचारधारा से बात करो। झगड़ा हमारे कोई दुश्मनी है क्या पर्सन आपसे कोई? पर झूठ बोल के राजनीति कर रहे। कर्जा माफ नहीं किया। यूपी में कर्जा माफ हुआ पता आपको? 1 लाख का सिर्फ, चाहे कोऑपरेटिव था और चाहे वो नेशनल बैंक का था। हमारे यहाँ कर्जा अनलिमिटेड माफ हुआ है कोऑपरेटिव बैंकों का, भूमि विकास बैंक का। लोगों की जो जमीनें रखी हुई थी रहन, वो सब छूट गई। हाँ, राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा माफ हम अभी तक नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें कॉपरेट नहीं कर रहा है भारत सरकार। उनका हमने कहा है जो किसानों का हिस्सा आएगा हम देंगे आपको। वन टाइम सेटलमेंट करने में दिक्कत क्या आ रही है आपको? आप कल राहुल गांधी जी बोल रहे थे, सब जगह बोलते हैं 500 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़ कर्जे माफ होते हैं वन टाइम सेटलमेंट के आधार पर। एनपीए, वो कर्जे एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। और किसान का कर्जा माफ है, कर्जा है बेचारे को, ये डिफॉल्टर है, मतलब दोषी है। डिफॉल्टर मतलब हिंदी में क्या हो समझ सकते हो आप? वो डिफॉल्टर कहलाता है, वो एनपीए कहलाता है। यहाँ ही भेदभाव होता है, यहाँ भी भेदभाव है सोच के अंदर भी। कितने करोड़ों अरबों के कर्जे डूब रहे हैं, मुझे तो पता नहीं आंकड़े, लाखों करोड़ों के कर्जे डूब रहे हैं। एनपीए होता हर बार। और यहाँ कर्जा कितना है? हमने 14,000 करोड़ का कर्जा माफ किया अभी, वो भी 6,000 करोड़ तो वसुंधरा जी के वक्त का था। 22 लाख लोगों का कर्जा माफ हुआ है। और उनको देख लीजिए, 14,000 में 22 लाख को फायदा मिला। वहां 14,000 करोड़ कर्जे क्या हो तो बड़े बड़े इंडस्ट्री वैसे हुए थे माफ। तो कहने का मतलब ये जो स्थिति है बहुत ही नाजुक है। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि महंगाई जो है उसकी मार हम कम करना चाहते हैं। जितनी स्कीम लेके आ रहे हैं हम लोग, चाहे वो मेडिकल की हो, चाहे वो अन्य योजना जितनी भी है, किसानों को हमने दे रहे हैं। आज किसानों को 8 लाख और बाकी मिला के 38 लाख, मिला के 46 लाख होते हैं करीब। 46 लाख उपभोक्ताओं के आज 0 बिल आ रहे हैं, निःशुल्क बिजली मिल रही है उनको। उपभोक्ताओं को मिला के 38 लाख मेरे ख्याल से, और 8 लाख है किसान जिनको अलग से हम 1,000 रुपये प्रति माह दे रहे हैं बिजली के अकाउंट में। तो कहने का मतलब ये जितनी स्कीम है हमारी सोशल सिक्योरिटी की है एक प्रकार से, कि महंगाई में उसको राहत मिले कुछ। और भी हम चाहेंगे अगले बजट के अंदर जहाँ बस चलेगा, हम क्या योजना लेके आए जिससे कि इस कोरोना के बाद में कई लोगों की नौकरी चली गई। मुझे पता नहीं आप में कितने लोगों की नौकरी गई, नहीं गई, तनख्वाह कम हुई कि नहीं हुई, हाथ खड़े करना उचित नहीं रहेगा। तो कितनी तनख्वाह कम कर दी? कम कर दी। कोरोना खत्म हो गया, वापस बढ़े क्या अभी तनख्वाह? नहीं बढ़ाई होगी। बढ़ाई तो हाथ खड़ा कर सकते हो, नौकरी कायम रहेगी, बहुत बड़ी बात है, बड़ी मेहरबानी है मालिकों की। ये स्थिति है। बड़े नहीं है, कम कर दी। 1 लाख देंगे 70 लाख कर दी, 60 कर दी, 50 की 30 कर दी। बढ़ाने का नाम नहीं है। रोज विज्ञापन छपते प्राइवेट सेक्टर के भी, कमाते हैं क्या? पूरे भरे रहते पेज। तो मालिकों को चाहिए कि कोई दया दिखाए हमारे ऊपर। खैर तो आप मालिक सब मेरे खिलाफ हो जाएंगे, तुम लोग न्यूज छाप ही नहीं पाओगे मेरी। चाहते हो नहीं चाह पाओगे। क्या जो तो ये मैं कह रहा था आपको, बजट हमारा जो है ना अगली बार भी युवाओं को, छात्रों को, बच्चों को समर्पित कर रहे हैं। उसमें सुझाव जो आएंगे उनको हम चाहेंगे और ज्यादा हाईलाइट करें और ज्यादा एलोकेशन करें। इस प्रकार से मैं बाकी एक क्या क्या, क्योंकि कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी होती है, बड़ी वो टची होती है, मार्मिक होती है। उसमें मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूँगा, बात खत्म कर दूंगा क्योंकि बहुत लंबा मामला है। देखिए, हमने आते ही सरकार एक नया प्रयोग किया था देश के अंदर, और वो था प्रयोग कंपल्सरी एफआईआर लॉन्च करने का। वो रिवोल्यूशनरी काम है, रिवोल्यूशनरी काम है। क्योंकि पहले आप जाते थाने में, कोई जाते नहीं गए लोग, क्यों वहां तू ताम में बात होती है, तू ताम में बात होती है, बेइज्जती होती है। पता नहीं सरदार साहब क्या कहेंगे, पंजाब में कैसा होता है। तो आदमी बेचारा मैं मेरी बेइज्जती क्यों करूं जा करके। और मतलब बैठने के लिए नहीं कहते उसको, तू कैसा आया, भाग यहां से, ये लैंग्वेज होती थी।
हमने उसको पूरा सिस्टम में बदलना चाहता हूँ राजस्थान के अंदर। कंपल्सरी एफआईआर जाएगा, दर्ज करनी पड़ेगी। स्वागत कक्ष बना दिया वहां पर, एक आधा बाकी रहा होगा, सब बन गए राजस्थान के अंदर। स्वागत कक्ष का मतलब आधा तो माहौल बने कि यार स्वागत कक्ष लिखा हमारे यहाँ पे, मैं बैठा हूँ, आने वाला मुझे स्वागत करना है। इंसान है हम लोग भी तो स्वागत कक्ष बन गए, करीब करीब सब जगह बन गए। और उसका असर क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। खाली हमने उस पर ही कहा था, देखिए संख्या बढ़ेगी, बदनामी होगी साहब, बहुत संख्या बढ़ेगी, क्राइम बहुत बढ़ गया है। क्राइम नहीं बढ़ता है, रिलीफ मिलता लोगों को कि भाई गया मेरी सुनवाई हुई। जो दुखी है बेचारा कम से कम वो तो जाए। थोड़े बहुत हो सकता है कि आवश्यक कंपल्सरी करने से हो सकता है कुछ लोगों ने झूठे मुकदमे दर्ज करा देते होंगे, मैं जानता हूँ, उनकी तफ्तीश के माध्यम से ठीक हो जाएगा। बड़ा हमारा गेम है कि लोगों को राहत मिले, कानून का राज स्थापित रहे, उसके लिए हमने किया है। संख्या बढ़ गई बहुत सारी। एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसके अंदर आंकड़े आते हैं, फिर हमारे विपक्ष के लोग बदनाम करने के लिए वो आंकड़ों को बताते हैं बार बार। और अगर कोई स्टडी करे उन आंकड़ों की, एनसीईआरटी की भी, एनसीईआरटी ने खुद ने कहा है कि ये आंकड़े सब कुछ नहीं होते हैं। पहला पेज उनका ये बॉक्स के अंदर आप लोग देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि स्टेट वाइज अलग अलग पॉलिसीज होती है, वो प्रभावित करती है आंकड़ों को। तो ये जो स्थिति है उस पर हम चाहते हैं कि फायदा क्या मिला। देखिए एफआईआर अनिवार्य करने से बावजूद भी 2021 में 19 की तुलना में करीब 5% अपराध कम हुए, जबकि एमपी, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड समेत 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपराध अधिक दर्ज हुए। ठीक है, गुजरात में अपराधों में करीब 69%, हरियाणा में 24% और मध्य प्रदेश में करीब 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अनिवार्य पंजीकरण नीति का परिणाम है कि 2017-18 में 33% एफआईआर जो है वो सीआरपीसी 156(3) जो कहलाती है कोर्ट के माध्यम से दर्ज होते थे इस्तिगासा, वो अब 13% रह गए। जो मैं कहना चाहता हूँ आपको कि कहाँ तो 33% थे, वो 13% रह गए हैं। अनिवार्य पंजीकरण करने से लोग कोर्ट में नहीं जाते, सीधा थाने में जाते हैं। तो आप देख लीजिए इतना बड़ा फर्क पड़ गया। बलात्कार के मामले में भी कितनी बड़ी बात है, 18 के अंदर 214 दिन लगते थे अनुसंधान में, अब लगते हैं 68 डेज, 68 दिन लगते हैं। पोस्को के अंदर बच्चों के जो होते हैं 232 दिन लगते थे, अब 66 दिन लगते हैं। कहाँ तो 232 दिन और कहाँ 67 दिन रह गया। SC एक्ट में 51% मामले जो है अदालत के माध्यम से 156(3) से दर्ज होते थे 15 के अंदर, अब मात्र रह गया 51%, 10% पे आ गए हम लोग। ये एफआईआर अनिवार्य पंजीकरण नीति का सफलता का परिणाम है। कुछ आंकड़े झूठे भी पाए गए हैं। ये चिंता का विषय है कि कुछ लोगों ने हमारी सरकार की एफआईआर के अनिवार्य पंजीकरण नीति का दुरुपयोग किया और झूठी एफआईआर भी दर्ज करवाई। इसी का नतीजा है कि प्रदेश में 2019 में महिला अपराधों की संख्या 45%, 20 में 44%, 21 में 45% जांच में झूठी निकली है। इसको लेके हमारे कुछ एक्टिविस्ट लोग बोलते रहते कि आप ये क्यों बोल जाते हो, ये कैसे बोल सकते हो आप लोग, तो जुडिशरी का काम है। अरे यार उनको पूछो, किसी को अगर कोई बेचारा निर्दोष आदमी है, झूठी एफआईआर दर्ज कर दे, बलात्कार आरोप लगा दे, परिवार में क्या बीतती है अपन कल्पना कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल बात सोचनी चाहिए। खैर, तो मेरा मतलब आपसे निवेदन यही है, एक लास्ट पैरा मैं पढ़ देता हूँ। बलात्कार के प्रकरणों में राजस्थान में सजा का प्रतिशत 48% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर मात्र 28.6% है। महिला अत्याचार के प्रकरणों में राजस्थान में सजा का प्रतिशत
45.2%